आज तुम राजा हो, ठीक है, जिसको चाहो उसको एडमिट करो। आज यंग मैथमेटिक्स का कोई नहीं है। चलो देखो क्या है, कंसीडर द सबग्रुप V of Q स्क्वायर अंडर एडिशन जनरेटेड बाय V1, ये दिया है आपको वेक्टर, V2 ये दिया है, ठीक है, इन ऑर्डर, ठीक है, इन अदर वर्ड्स कि V कंसिस्ट ऑफ इंटीजर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2, ये ऐसे दिया है, बना के भी दे दिया आपको। चलो मान लीजिए आप भूल गए कि मतलब क्या होता है, तो उन्होंने कहा चलिए भूल भी गए तो हम आपको बता देते हैं। हम तो आपसे डेफिनेशन याद हो इससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो आपसे कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं कि आप सॉल्व कर सकते हैं ये प्रॉब्लम को। आगे क्या बोला है, U be the subgroup of Z square of Q square. What is the index of U in V? In other words, what is the cardinality of the quotient group V/U? Okay? तो कौन कौन बता सकता है? इसका सॉल्यूशन बताइए भाई। किसी ने किया ट्राई है? कैसे करेंगे इसको? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? ओके, अच्छी बात है कि 2 बच्चों ने हाथ उठाया। ओके, बहुत बढ़िया। सौमिता और स्वरूप, मैं आपसे पूछता हूँ, पहले आप सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? पहले क्या कह रहा है वो समझ में आ जाना चाहिए ना, उसके बाद तो सॉल्व करेंगे, उसके बाद तो सॉल्व करेगा कोई भी। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इन दो वेक्टर से, आप देखो नीचे लिखा भी है आपको, ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ, लिखता भी रहता हूँ मैं, चलो ये V दिया है आपको, थोड़ा सा मुझे लगता है स्पेसिंग मुझे छोटी कर लेनी चाहिए लाइन की, क्योंकि फिर कई बार क्या होता है कि हम नीचे चले जाते हैं लिखते लिखते और ऊपर की हमें आवश्यकता पड़ती है ना। तो V आपको दिया है, ये क्या दिया है V कि A, यहाँ लिख भी दे देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, चलिए ठीक, वन बाई 1/5, और A और V कहाँ से आएंगे आपके? A, V कम्स फ्रॉम Z, ठीक। अब इसका जो है, ये आपके पास V बन गया, आपने इनसे जनरेट किया, तो इसमें Z आएगा। उसने पहले ही बोला कि Z स्क्वायर इज अ सब ग्रुप ऑफ दिस, ओके, इट इज गिवन Z स्क्वायर इज अ सब ग्रुप ऑफ, अब इंडेक्स पूछा है तो इसका मतलब इसका सब ग्रुप होगा, तभी तो पूछा है, गिवन, ओके। Z स्क्वायर मीन्स जानते हो ना आप सभी लोग? ओके, तो आपको बताना है इस सब ग्रुप के कार्डिनलिटी, ये देखिए, ओके। तो क्या है, कैसी होगी इसकी कार्डिनलिटी? इस तरीके की होगी, इस तरीके के एलिमेंट होंगे इसमें, ये सबको समझ में आ रहा है? अगर आप क्या करते हैं, अगर आपके पास G/H होता है तो क्या होता है, G+H उसके एलिमेंट होते हैं ना, तो ये 2 प्लस से कंफ्यूज मत होना, हाँ, ये एक एलिमेंट है प्लस ये कोसेट, माने इस एलिमेंट से जनरेट होने वाला कोसेट, ठीक है। और ये AV कहां से आएंगे? इंटीजर से आएंगे। सो फार इट इज क्लियर, मैंने जो लिख के रखा है आपके सामने। तो पूछा है कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो स्वरूप तुमने हाथ उठाया, बताओ कार्डिनलिटी कितनी होगी? सर 60 होगी। क्यों? सर ये जो कोसेट है A टाइम्स हाफ कॉमा 3 प्लस B टाइम्स 1/4 कॉमा 1/5, अगर इसको हम थोड़ा मैनिपुलेट करें तो हम देख सकते हैं कि ये एक्चुअली इक्वल है n/4 कॉमा n/15 प्लस Z2 इसके साथ। और अब n/4 इस n और m यहाँ पे इंटीजर्स है, तो n/4 इसके पास मिलेगा 4 और m/15 इसके लिए मिलेगा 15, तो इसलिए 6।
ओके, सो आई विल आस्क यू क्वेश्चन इन बिटवीन। ओके, अभी पूछूंगा मैं बीच में क्वेश्चंस। तो हाँ सौमित्रा, तुम्हारा तरीका भी यही है? सर मैंने इसको इतना रिगरसली नहीं किया, पर ज्योमेट्रिकली किया हूँ, मतलब सोचकर। कैसे ज्योमेट्रिकली? मतलब जैसे कि ये मतलब मैंने ड्रॉ किया प्लेन, उसमें हाँ। ए पॉइंट्स जैसे कि 1/2 कॉमा ओके, 1/2 कॉमा 1/3, सो 1/2 कॉमा 0। तो ठीक है, अगर तुम ज्योमेट्रिकली किए हो तो शायद बोलकर समझाना वो नहीं होगा सरल। ओके, हाँ सर। इफ इट कैन बी डन देन इट्स फाइन। तो देखो ये है, इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, हमको इसकी कार्डिनलिटी जाननी है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, जितना आगे लिख सकते हैं उतना देखते हैं। हाँ, क्या आता है हमारे पास? देखो, ये सभी लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, बताना हाँ मुझे। इसको मैं एक एक स्टेप करके लिख रहा हूँ आपके सामने। a/2 b/4 प्लस a/3 प्लस b/5। कहीं मिस्टेक होगी तो बताना हाँ कैलकुलेशन में। हो सकता है कि मैं जानबूझकर मिस्टेक भी करूं, और वैसे हो जाएगी तो मैं जानबूझकर हो गई करी थी कह दूंगा मैंने। ठीक है, तो चलो देखो, 4a प्लस 2b/2, अच्छा सॉरी 2a प्लस b/4, अब 5a प्लस 3b/15, ओके, प्लस z²। a, b कहां से आएंगे आपके? z से आएंगे। ठीक है, एक एक स्टेप समझते हुए चलना सभी लोग, और कहीं ना आए तो पूछना मुझसे, सर ये आपने कैसे किया। ओके, सारी कैलकुलेशन सही है। अब देखो, अब आती है मेन ट्रिक। ये 4 से ऊपर हो कोई जरूरत नहीं है। इसका 4, ये जो दिखाई दे रहा है ना 2a प्लस बी या 5a प्लस 3b, ये 15 से ऊपर हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये 16 है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, हाँ ये 16 है, तो ये 16 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, देखना मैं आपको जो समझा रहा हूँ, 16/15, इसको मान लो कि ये 3/4 है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये ऊपर वाला अगर 15 से ज्यादा है ना, तो उसको फिर डिवीजन एल्गोरिथम से आप क्या लिख सकते हो, 15 से डिवाइड करके कुछ रिमाइंडर आएगा, जैसे इसमें क्या लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। राइट, सब लोग समझ रहे हैं ना? अभी मैंने प्लस z² नहीं लिखा था पीछे वाले में, अब लिख रहा हूं। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे जो इंटीजर पार्ट है इसका, ओके, और बाकी अंदर रहने देंगे। ये तो फिर ये इंटीजर तो इसको अब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें, आप जानते हो ना, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी इसके अंदर है z² के अंदर। तो इसी तरीके से मतलब ये यहाँ पर 15 से ज्यादा नहीं, 15 भी नहीं हो सकता बल्कि, क्योंकि 15 भी होगा तो 0 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है ना सबको बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? या मैं लिख कर बताऊं इसको और एक बार, जैसे देख लो समझ लो, क्योंकि कई बार आप बच्चे नहीं समझ पाते। जैसे ये, हाँ ये इस फॉर्म का है, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, हाँ m/4, नहीं अभी ऐसे नहीं लिखते हैं, क्योंकि इससे पहले कुछ आपको मुझे बता देना चाहिए। मैं सिर्फ ऐसे बोल रहा हूँ आपसे, सुनो, m/4 n/15 फॉर्म का है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे mn आएंगे, सिर्फ बोल रहा हूँ कि m/4 और n/15 फॉर्म का है। ठीक है, मैं आगे ऐसा नहीं लिख रहा हूँ कि mn बिलोंग्स टू z, उसका मतलब हो जाएगा सारे। सारे क्यों आएंगे उसका मैं रीजन आपको दूंगा अभी। अगर मैंने बोला कि m को आप हमेशा क्या कर सकते हो, 4q प्लस r लिख सकते हो ऊपर वाले को, राइट, और फिर n को हमेशा क्या लिख सकते हो, 15s प्लस t लिख सकते हो डिवीजन एल्गोरिथम से। तो इसको आप क्या कर सकते हो, फिर 4 वाला बाहर निकाल लिया इस तरीके से, s वाला q, s बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, r/4 प्लस t/15, और फिर ये प्लस z²। अभी ये तो z² के अंदर गया, तो ये आपके पास रहेगा। ओवरऑल मतलब r और t की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है ये, और t की वैल्यू क्या हो सकती है ये। आगे बात समझ में? अब आप कहोगे सर निगेटिव कहाँ गए, अरे कोई उसकी चिंता नहीं करनी। देखो, अगर आपके पास कोई निगेटिव क्वांटिटी आती है, फॉर एग्जांपल आप समझिए, हाँ निगेटिव क्वांटिटी आती है, तो आप इसमें कितना भी बड़ा पॉजिटिव ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैंने लिखा ना बात का, ये 0 एलिमेंट है।
तो आपको केवल पॉजिटिव ही कंसीडर करने की आवश्यकता है। वैसे तो डिवीजन एल्गोरिथम में तो नेगेटिव में भी लगती है। अब आपको समझ में आ गई बात, ये जो अंदर की इनके पास चॉइसेस कितनी है करके यहाँ पर। ओके, अब देखो मैं ये लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, m/4 n/15, जैसा कि स्वरूप ने कहा ऐसा लिख रहा हूं। पर क्या इससे सब लोग राजी हैं या किसी के दिमाग में कोई प्रश्न उठ रहा है? यहाँ पे मैं लिख देता हूं बिलोंग्स टू, m की रेंज क्या है वो लिख देता हूं, फॉर ऑल m बिलोंग्स टू 0 1 2 3 बिलोंग्स टू क्या। अब कितने लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया है? सीधे कार्डिनलिटी आ गई 60। हाथ खड़ा करो जिनको लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जल्दी से, अगर लग रहा है तो हाथ खड़ा करो। ऐसा नहीं क्योंकि तुम सोच रहे हो कि सर पूछ रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितने लोगों को लग रहा है, इसका मतलब नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ तो है। ऐसा मत सोचो, लग रहा है तो हाँ हाथ उठाओ, ये तर्क ऐसा नहीं लगाना। ओके, देखता हूं मैं कितने लोगों को लग रहा है। अरे क्या हुआ भाई तुमको, किसी को, अच्छा जिनको नहीं लग रहा है वो हाथ उठाएं, जिनको लग रहा है और सॉल्व करना है। ओके, और सॉल्व करना है, राइट। अभी जो हाथ, भाई देखो भाई, तुम क्लास में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो बच्चों? तुम लोगों ने दोनों में हाथ नहीं उठाए, क्या समस्या है बताएंगे आप मुझे? जो बच्चे हाथ नहीं उठाए, व्हाई डिड यू नॉट रेज हैंड? मुझे कैसे पता चलेगा आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, बताइए। आपने उसमें भी हाथ नहीं उठाया, मैंने बोला कि आपको लग रहा है सॉल्व हो गया, नहीं लग रहा है, आपने एक में तो उठाते ना। चलो देखो, हाँ तो मजे की बात क्या है यहाँ पर, मजे की बात ये है कि अभी ये पूरा सॉल्व नहीं, क्योंकि ये क्या जरूरी है हर कोई m और n वैल्यू ली जाएंगी? मतलब ना, आपने तो a और b क्या लेने हैं, z से लेने हैं। तो क्या 2a प्लस बी एन 5a प्लस 3b, क्या हर, मतलब ये सॉल्यूशन है आपके पास, आई मीन टू से, क्या 2a प्लस बी इक्वल टू m, अगर आप कोई भी mn रख दो यहाँ पे, हाँ, 5a प्लस 3b इक्वल टू n इज सॉल्वेबल इन z इन फॉर एनी m कॉमा n इन, वो सेट से लिख लेना आप, ये 0 1 2 3, ये m के लिए हो गया, ओके, एन ये n के लिए हो गया, डॉट 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 14 इन जेड। इन जेड माने इसके पास जेड के ए भी ऐसे इंटीजर्स मिलेंगे कि वो हर किसी mn को लेंगे। आप कोई भी पेयर उठा लो m और n का, इसका आंसर दिया जाएगा लीनियर अलजेब्रा से। अभी पक्का नहीं हुआ है, उसके बाद हम कार्डिनलिटी बताएंगे। देखो, तो सबसे पहली बात बच्चों, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, राइट? यस और नो? एग्री? देखो इंटरेस्टिंग क्या है, अगर ना इसका डिटर्मिनेंट 1 नहीं होता तब ऐसा नहीं होता बच्चों, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 है, इसके लिए इंटीजर सॉल्यूशन होंगे। हमेशा जरूरी नहीं है कि हर कोई mn लिए जाए। अगर ये वेक्टर्स ऐसे होते, आप यहां से इसको हल कर देते, आपको लगता आपका आंसर भी आ गया। लेकिन सोचो कि अगर ये मैट्रिक्स इंटीजर में इन्वर्टिबल नहीं होती, फिर क्या हर कोई mn आते हैं यहाँ पर? नहीं आते। तो आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा हमेशा। मतलब आप ए बी की जगह क्या रखिए, ये देखो इसकी डिटर्मिनेंट 1 है, इसका नाम मैं अगर m रख दूं, if I say m equal to this, then determinant is 1, okay? m का डिटर्मिनेंट 1 है, आप देखो अगर डिटर्मिनेंट 1 है तो m इनवर्स भी क्या करेगा, m2z के अंदर होगा, जो कि मैंने ऊपर लिखा है, और सॉल्यूशन दिया जाएगा वैसे। तो इसका मतलब ये जो v ओवर z स्क्वायर है आपका, ये एग्जैक्टली ऐसा बनेगा।
और हर कोई m और n जो यहाँ से आप ले सकते हो वो इसके मतलब m की कोई भी वैल्यू चूज करो और n की कोई भी वैल्यू चूज करो, वो यहाँ पर रख सकते हो। ये इतनी कैलकुलेशन समझ में आ गई आप सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सिर्फ कैलकुलेशंस हैं। अब क्या कार्डिनैलिटी काउंट करने का समय आ गया है? अब कह सकते हैं कार्डिनैलिटी 60 है? अभी भी हाथ नहीं कह सकते अभी भाई। क्या पता कि आपने 1/4 और 1/15 क्या पता है 3/4 और 3/15 के इक्वल हो? कोई पक्का है? मतलब एज अ कोसेट हाँ होता है ना, जैसे Z2 में क्या होते हैं 2 + 2Z एंड 0 + 2Z एक ही तो होते हैं। अभी तुमने ये प्रूव कहाँ किया कि सारे डिस्टिंक्ट होंगे? जितने हर किसी मतलब फॉर ईच पेयर mn यू विल गेट अ डिस्टिंक्ट कोसेट। ये आपने प्रूव ही नहीं किया, आप कह रहे हो कि बिल्कुल आंसर आ जाएगा। अभी आंसर आएगा आपका सही, मुझे पता है, लेकिन आपको रीजन तो पूरा पता होना चाहिए ना। तो अब हम करते हैं कि चलो देखो, मान लीजिए कि कोई ये इस तरीके का कोसेट है, ओके 4 15 ये दो इक्वल है, ओके m/4 n/15 समझ रहे हो? और ये m1 और m कहां से आएंगे? 0 1 2 3 ठीक है। और n1, n कहां से आएंगे? 0 से लेकर, ओके आई बात समझ में? फिर हम काउंट करेंगे, तो फिर इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब होना चाहिए m - m/4 ओके n1 - n/15। सब लोग को समझ में आ रहा होगा ये कोसेट्स की मल्टीप्लिकेशन है, ओनली बिलोंग्स टू Z2 है ना। मैं बता देता हूं आपको, नहीं आ रहा तो देखो इतनी बड़ी बात नहीं है। h + h = s + h होता है इफ एंड ओनली h - h बिलोंग्स टू h। एवरीवन नोज दिस, वही मैंने किया है इसमें। अब भाई देखो ये बिलोंग करता है Z2 के अंदर, ये भी बिलोंग करता है Z2 के अंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ? m - m 4 डिवाइड्स m - m and 15 divides n minus n, n1 minus n. This implies m1 minus m equal to 0. So, आई बात समझ में या नहीं आई? नहीं आई समझ में? मैं बताता हूँ कैसे। देखो आपने ये m1 और m को कहां से लिया था? यहां से लिया था ना। तो इनका डिफरेंस क्या होगा? क्या 15 से बड़ा हो सकता है इनका डिफरेंस? -15 से छोटा भी नहीं हो सकता? नहीं सॉरी 4 आपने m1 और m को लिया था ना। देखो ये इंटीजर है, ये भी क्वांटिटी इंटीजर होगी, दोनों इंटीजर होगी। अब ये इंटीजर है तो इसका मतलब m1 - m डिविजिबल बाई 4 होगा। अगर m1 - m डिविजिबल बाई 4 है तो ये m1 और m है कहां से? 0 1 2 3 4 से। तो इनका डिफरेंस भी कहां हो सकता है? इसी रेंज में रहेगा ना। अरे आपके पास 4 से छोटे नंबर्स हैं, उनका डिफरेंस करोगे तो उनकी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 4 से छोटी होगी या नहीं होगी? आप सोचो 0 1 2 3 4 में से कोई भी लो, दोनों का डिफरेंस करके देखो, क्या कभी 4 एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी 4 से बाहर जा सकती है? आ रही है समझ में बात? यस और नो? आ रही है ना पक्का? ओके बता देना मुझे ऐसे, इसलिए इसका मतलब ये पक्का 0 होना चाहिए। तो m1 = m n1 = n। इसका मतलब क्या है कि कोई अलग अलग पेयर ना, जैसे आपने यहां से m उठाया, यहां से n उठाया, ओके उसको mn बोलो, फिर आपने m1 उठाया, फिर n1 उठाया, वो अलग अलग कोसेट ही बनाएंगे, वो एक नहीं बनाएंगे। तो अब आप कार्डिनैलिटी काउंट कर सकते हो। यू आर फ्री टू काउंट द कार्डिनैलिटी। देयरफॉर कार्डिनैलिटी of v over Z2 is equal to 16 ओके क्योंकि इसके पास 15 चॉइस है, इसके पास 4 चॉइस है, तो 15 चको 60 आंसर आया ये। अब देखो भाई मैंने तुमसे जैसे कि कहा था, मैंने आपको एनबीएच में कितने सारे क्वेश्चंस दिखा दिए जिसमें आप पूरा रीजन नहीं जानते हुए भी सही आंसर लिख सकते हैं। फिर आप सोचते हैं कि हम इंटरव्यू में कैसे फंस गए। कई बार हमें लगता है कि हमने सही कर दिया, हो सकता है कि कुछ बच्चे यहाँ पर आने के बाद सोच लें कि हमने सही कर दिया, उन्हें लगेगा कि हमारा आंसर भी सही आ गया, आंसर किसे मिला लेंगे, वो सोचेंगे बिल्कुल ठीक हो गया। क्या आगे की बात इसमें करने वाली नहीं है जो मैंने आपको आगे बताई?
ये पूरी पक्की करनी जरूरी है ना, जो मैंने आगे लिखा पूरा? इट इज नेसेसरी टू कंफर्म, यस और नॉट? राइट, ओके। तो कई बार क्या होता है, हमको लगता है हमने इस पूरा सही कर लिया, लेकिन नहीं भी किया हो सकता है। ठीक, चलिए, इसमें किसी का कोई डाउट है? कोई भी डाउट, कुछ चीज समझ में ना आई हो, पूछ लो विदाउट हेजिटेशन। और एनी कमेंट, एनी सजेशन फॉर एनी शॉर्ट सॉल्यूशन? नथिंग, ओके।